हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का लेसन 3rd, जिनका नाम है फ्रांस की क्रांति। चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, थंबनेल में देख रहे हैं लिखा हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, यानी आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का ना सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, यानी मतलब वीडियो होगी, क्योंकि इससे पहले हम लोग सब कुछ प्रकाशित कर चुके हैं। इस चैप्टर का हम लोग 3 पार्ट करके, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके हमने वीडियो दिया, जिनमें हमने अच्छी तरह से समझाया कि फ्रांस की क्रांति का सबसे मेन कारण क्या था, है ना। फिर क्रांति का स्वरूप क्या था दूसरे वाले वीडियो में, और तीसरे वाले में बताया कि उसके परिणाम क्या थे, है ना। अगर आप वो वीडियो देखे हैं, ठीक है, नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो देखिए। जब चैप्टर वाला वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वहां से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव और कौन कौन से सब्जेक्टिव पूछने वाले हैं। क्योंकि हमने क्या करता भाई, जब वीडियो की मैंने चैप्टर का जब हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं, वर्णन करते हैं, तो एक एक चीज बारीकी से ध्यान देते हैं, और वहां से कौन से सब्जेक्टिव, कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी हम वहीं पर पॉइंटेड कर देते हैं। तो आप क्या करिए, जब भी वीडियो देखिए ना, तो एक नोटबुक साथ में जरूर रखिए। आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और नोट करते जाइए कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंस हैं, वो लिखते जाते हैं। बाद में आपके पास एक बड़ी रकम मोटी ऑब्जेक्टिव की हो जाएगी, और हमारी बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो है वो क्या कर रही है कि ऑब्जेक्टिव बेसिस परीक्षा ले रही है। हाँ, और साथ ही साथ जब बड़े हो जाओगे ना, कंपटीशन का कोनो परीक्षा दोगे ना, खाली ऑब्जेक्टिव ही पूछता है। तो यहीं से क्यों नहीं हम लोग शुरुआत करें क्या। जब शुरुआत मजबूत होगी तो अंत मजबूत। जिसका जड़ मजबूत रहता है पेड़ जल्दी गिरता है ना, गिरता है। और जेकर जड़ में मिट्टी ही नहीं रहेगा, पेड़ झंखार हो जाने के बाद लट पलट जाता है किधरों मुँहे। समझ में आई बात है। इसलिए जड़ को मजबूत करो भाई। अच्छा चलो, वो सब तो होते रहेगा, तू लोग अपने लाल बुझक्कर है। तो हम लोग चलते हैं कहाँ, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, बच्चे कह रहे हैं कि सर एगो मनोरंजन हो जाए, तो ठीक है। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। देखिए, वो कह रहा है कि सर जी बगल में एगो सपना लड़की है, ओकरे सपना की। अरे यार, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यार, इस सब में बड़ा थोड़ा ध्यान रहता है। अरे यार चलिए, चलिए क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे। ये तो मनोरंजन हो गया, अब चलेंगे क्लास की तरफ। फ्रांस की क्रांति के कारण का संक्षिप्त वर्णन समझिएगा। फ्रांस में क्रांति हुई, ये सब लोग जानते हैं। जग जाहिर है 1789 में 5 मई को क्रांति हुई। ऐसी क्रांति कि वर्षों से चली आई राजवंश को, जो बुर्बो वंश के शासक थे लुई 16वां, उसको लोग पकड़ के उनकी पत्नी मेरी एतियानत को रख दिया जेल में। फिर 1894 में ऐसा स्थिति आया कि उसको गिलोटिन पर चढ़ा के फांसी की सजा दे दी गई। क्रांति भाई, किसी देश के राजा के साथ इस तरह की घटना हो, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा ना। तो इसके कई कारण थे। पहले थे राजनीतिक कारण। पहला राजनीतिक कारण क्या था। तब मेन कारण इसका शुरू होता है कहां से, तो इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। उसके बाद वहां पर नई शासन की स्थापना हुई। लोगों को समझ में आया कि नहीं, एक नई शासन व्यवस्था होनी चाहिए, हम लोगों में भी शासन बदलनी चाहिए। उस समय उतना कोई अच्छा नहीं बात हुआ, लेकिन जब 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुई, उसके बाद लोगों के मन में एक भावना जगी कि नहीं भाई, हमारे देश में भी लोकतंत्र होना। अब फ्रांस के लोग वहीं से शुरुआत कर देते हैं। नहीं, इसका मेन रीजन क्या था कि फ्रांस के राजा जो लुई 16वां थे, वो बड़ा निरंकुश टाइप का आदमी था। राजकाज में कोनो ध्यान नहीं देता था, भोग विलास में पूरा ध्यान, जनता से कर वसूलना, ऐशो आराम में खर्च करना, अपने लिए शीश महल बना रहा था। जनता भूख मरी
अपने लिए शीश महल। पूरा राज दरबार चाटुकार और घूसखोर से भरा हुआ था। आम जनता को तनिक सा छोटा काम कराना हो तो बड़ी बड़ी घूस देनी पड़ती थी, तब जाकर के राजा से पैरवी होता था, है कि नहीं? तो इस सब का दोषी ना लोग समझता था कि हमारा राजे है। राजा जो है ना ये ऐसा दोषी आदमी है, इसको हटा देंगे ना तो समस्या खत्म हो जाएगी। इसीलिए क्रांति ये हो गया। चलिए, दूसरा कारण था जिसका सामाजिक कारण था। दूसरा कारण क्या था भाई? सामाजिक कारण। समाज के लोग तीन वर्ग में बटे हुए थे। एक पादरी थे, एक कुलीन थे और एक जनसाधारण। आपने क्या पढ़ा था कि पादरी और कुलीन को विशेष अधिकार थे, जनसाधारण को कोई अधिकार। इसीलिए लोगों ने एक आंदोलन चलाया जनसाधारण वाले कि भाई ऐसा नहीं होगा, सबको राज्य में बराबर का अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए भी क्रांति हुई। तीसरा था आर्थिक कारण, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था कि कर देने का अधिकार केवल तृतीय वर्ग के लोगों को थी। कृषि बर्बाद हो गई 1789 में, भूखमरी की स्थिति आ गई और पांव रोटी की कमी आ गई और राजा की तरफ से कोई सहायता नहीं, कोई विकल्प नहीं। तो आम जनता को लगा कि हमारा राजा सही। आई कब होगा? जब राजा को हटा देंगे तो चलो फिर जाओ फिर मैदान में, नहीं। परिणाम इस तरह से। इसके बाद सैनिक कारण क्या थे? तो सैनिक कारण थे कि सैनिक वहां पर असंतोष में थे। सैनिक को सही से वेतन, सही से भोजन, सही से कपड़े इत्यादि नहीं मिलती थी, मान सम्मान भी नहीं था। तो इसलिए लोगों को लग रहा था कि हमारे इस सब स्थिति किसके कारण है? राजा के कारण है। ये राजा हट जाएगा तो सारी समस्या दूर। परिणाम हुई क्रांति हुई। चलिए, तो समझ में आ गई। चलिए, वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, वहां पर लिखने की स्वतंत्रता नहीं, लोगों को किसी तरह का कोई स्वतंत्रता, इसलिए वहां पर क्रांति। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत, किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं। फ्रांस की क्रांति में बौद्धिक कारण की भूमिका। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति हुई थी तो इसमें सबसे बड़ी था बौद्धिक कारण। उस समय आम जनता, सब जनसाधारण लोगों को उतना कोई मायने मतलब नहीं था, लेकिन कुछ बौद्धिक लोग आए, लेख लिखे, उपन्यास, नाटक, और उस नाटक में राजा की निरंकुशता का वर्णन किया गया कि हमारा राजा कैसन गलती कर रहा है और जनता का क्या अधिकार होना चाहिए, ये बात को लिखा। जनता को क्या करना चाहिए, ये बात को लिखा। जब लोग पढ़े, मन में एक आक्रोश की भावना जगी कि नहीं, बतवा तो सही है कह रहा है, इसमें हम लोगों को ही आगे बढ़ना होगा, तभी क्रांति होगी, तभी राजा हटेगा, तभी हम सुधरेंगे। नहीं, परिणाम होती है कि क्रांति होती है। अब इनमें किसका योगदान? तो समझिए, सबसे पहले थे हमारे वाल्तेयर जी। नहीं, वाल्तियर थे, रूसो थे। नहीं, वाल्तेयर ने क्या कहा कि 100 चूहों के शासन से बढ़िया है एक सिंह का शासन। अब उसने भाई ऐसी बात कहा, इसका मतलब क्या कि अगर खराबो राजा रहेगा ना, निरंकुशो राजा रहेगा ना, तो चलेगा, लेकिन ये पूरा राज्य जो है चाटुकार, सलाहकार और घुसखोर से भरा हुआ है, ये शासन हमको नहीं चाहिए, इसको हटाओ भाई। राजा चाहे निरंकुश रहे, राजा चाहे अत्याचारी रहे, चाहे कैसनो रहे, लेकिन ये शासन नहीं चलेगा। क्लियर? तो इस बात से क्रांति हुई। दूसरा कारण, रूसो, कई आदमी जन्म लेता है स्वतंत्र, लेकिन कई जंजीरों से बंधा रहता है, इसीलिए इसको तोड़ना चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। अब लोग जब ये बात पढ़े, दिमाग में आया कि भाई रूसो जी तो सही कह रहे हैं, इसको जंजीर को तोड़ने के लिए राजा को हटाना जरूरी है। नहीं, तो ये कुछ बौद्धिक लोग थे जिन्होंने लेख, नाटक, उपन्यास इत्यादि के माध्यम से लोगों में जागरण किया, भावना जगाया कि हमें स्वतंत्र रहना। परिणाम हुए कि क्रांति हुई। चलिए, अब आगे चलेंगे। क्या आप समझते हैं कि फ्रांस की क्रांति बुर्जुआ वर्ग की क्रांति थी? तो बिल्कुल सही। देखिए, फ्रांस में समाज कितने वर्गों में बटा था? 3 वर्गों में। पहले वर्ग में कौन थे? तब कौन थे? और तीसरे में क्या थे?
जनसाधारण बेचारे गरीब आदमी थे, खेती बाड़ी करना, मजदूरी करना, काम चल रहा था। धीरे धीरे स्थिति सुधरती है। कुछ लोग अपने बेटे को पढ़ाते हैं, तो कोई चिकित्सक बनता है, डॉक्टर, कोई वकील बन जाता है, कोई शिक्षक बन जाता है, कोई मुंशी मुनीम बन जाता है। नहीं, तो क्या होता है कि जब शिक्षा होती है तो उन लोगों को ना बाहरी जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। समझ में आता है कि भाई ये स्थिति ना सही नहीं होनी चाहिए। हम लोग शिक्षित लोग हैं, हम लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, हम लोगों को अधिकार मिल ही नहीं रहा है। तो जो शिक्षित वर्ग थे, बुजुर्गा वर्ग, इन्होंने ही सबसे पहले क्रांति की शुरुआत किया। जनसाधारण तो बेचारे डर रहे थे, वो गरीब आदमी, निहाय आदमी, वो क्या करते। लेकिन शिक्षा वाला, पढ़ा लिखा वाला आदमी लड़ जाता है ना, भाई ज्ञान हमारे पास भी है, चलो फरिया लेंगे जहां तक होगा। नहीं, मैंने उसमें एक आत्मबल हो जाता है। जो ज्ञानी होता है ना, शिक्षित होता है, उसमें एक आत्मबल होता है, ठीक है। और आत्मबल से वह बड़े बड़े लोगों को पछाड़ मारता है। तो वही हुआ जब फ्रांस में, जब शिक्षित वर्ग आए, बुजुर्गा वर्ग आए, वकील, चिकित्सक और डॉक्टर जब आए, तो लोगों में एक जागरण हुआ कि हम लोगों को अपना अधिकार लेना चाहिए, हम लोगों को अपने अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। और अपने अधिकार की मांग के लिए उन्होंने क्रांति शुरू की, और वही क्रांति धीरे धीरे आगे बढ़ते चली गई, है ना। अब वो क्रांति में धीरे धीरे कौन जुटने लगे, जनसाधारण लोग आने लगे। नहीं, तब पहले राष्ट्रीय सभा, फिर जैकोबियन दल बना, और इसी लोगों ने ही जब क्रांति कर दिया, तो क्योंकि उसके दल में कौन आ गए, जनसाधारण लोग भी आ गए, तो जनसाधारण अधिकार की भी रक्षा उन्होंने किया। क्योंकि शिक्षित लोग थे तो जानते थे कि सबका अपना अपना अधिकार होता है, तो इसलिए जनसाधारण को भी अधिकार किसने दिलाया, बुजुर्गा वर्ग। तो ये जो क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति, ये किसने शुरुआत किया, बुजुर्गा लोगों ने किया, शिक्षित लोगों ने किया। किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं सर, आगे चलेंगे। कितने क्वेश्चन है। आतंक के राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, आतंक के राज्य, देखिए राजा निरंकुश था, पूरा देश ना आतंक में था। आतंक का मतलब क्या, जैसे राजा की तरफ से क्या होता था, किसी क्षेत्र का एक टैक्स वसूलने के लिए एक टैक्स फार्मर को दे दिया जाता था। अब टैक्स फार्मर गए, अब मनमाने ढंग से कर वसूलते थे। जहां पर टैक्स है किसी को 500 देना, वहां पर 1500 लेते थे, 2000 लेते थे, जबरदस्ती। ये आतंक का माहौल नहीं हुआ। राज्य में कहीं अशांति थी ही नहीं, महिलाएं सब पाव रोटी की दुकान पर हमला कर दिया। अब मान लीजिए भाई किसी का अपनी लागत पूंजी से बनी होगी, अब महिला सब हमला कर दिया, भले उसको भूखमरी थी, लेकिन हमला जिस पर क्या होगा उसका सब पूंजी क्या हो गया, नष्ट। तो ये आतंक का माहौल हुआ कि नहीं हुआ। यानी फ्रांस में राजा के अयोग्यता के कारण, कुछ लोगों के विशेष सुविधा के कारण पूरे राज्य में आतंक का माहौल था, है ना। लोग एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे थे, लूट खसोट कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करके अपने आप को धनाढ्य होने की चाह में थे। परिणाम थी पूरे देश अशांति के वातावरण में जी रहा था। अब आगे चलेंगे। फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए। देखिए, फ्रांस की क्रांति हुई, क्रांति के बाद कुछ ना कुछ परिणाम हुए हैं। तब पहला परिणाम क्या हुआ कि वहां पर जो राजतंत्र था, राजा का बेटा जो राजा होता था, वो खत्म हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई। दूसरा, शिक्षा में सुधार किया गया। अभी तक शिक्षा देने का अधिकार किसको था, पादरी को। कौन सी शिक्षा देता था, धार्मिक शिक्षा देता था। कहा इस शिक्षा से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को चाहिए अब ज्ञान विज्ञान की शिक्षा। नहीं, तो इसमें सुधार किया गया, पादरी को शिक्षा देने का अधिकार बंद किया गया और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी गई। तीसरा शुरू हुआ धार्मिक स्वतंत्रता। पहले धार्मिक लेख पत्र इत्यादि लिखने की कोई स्वतंत्रता, अब वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया कि कोई भी देश के लोग किसी भी तरह के मैंने अपना धर्म को अपना सकते हैं, किसी राज्य के लोग। तो इस तरह की स्वतंत्रता दी गई। तो नए नए उद्योग खोले गए, व्यापारियों पर जो प्रतिबंध था, टैक्स था, वो टैक्स को वापस लिया गया। तो इस तरह से वहां व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ, उद्योग धंधे का विकास हुआ। नहीं, तो फ्रांस की क्रांति से ये सब सुधार हुआ। कौन कौन, तो पहला राजतंत्र समाप्त हुआ, शिक्षा में सुधार हुआ, धार्मिक स्वतंत्रता मिली, व्यापार वाणिज्य बढ़ा, उद्योग बढ़े। कोई देख डाउट। अब आगे, सब लोगों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार मिला, प्रशासनिक एक रूपता, सब लोगों को मन में राष्ट्रीय भावना जगी। नहीं, अब आगे, क्या आप मानते हैं कि फ्रांस की क्रांति क्रांतिकारी घटना थी। तो हाँ, बिल्कुल मानते हैं।
फ्रांस की जो क्रांति थी ना, एक युगांतकारी घटना थी। इसलिए युगांतकारी थी क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड में ऐसी घटना कहीं नहीं हुई थी। अमेरिका में हुआ था एक घटना, लेकिन वहां तक दूसरे देश के राजा को न हटाया गया था, इंग्लैंड वाला ना शासन कर रहा था, उसका अपन देश का राजा नहीं ना था। तब फ्रांस में तो एक अलग घटना हुआ कि वहां के अपने राजा को जनता हटाया। ऐसा अभी तक संसार में कहीं हुआ था? नहीं हुआ था। इसलिए इसको कहा गया युगांतकारी घटना। तो लिखेंगे फ्रांस में जो क्रांति हुई, इसमें उस देश के राजा को आम जनता ने हटा करके पहली बार राजतंत्र की जगह पर लोकतंत्र की स्थापना किया। इसलिए इस घटना को युगांतकारी घटना कहा जाता है। ठीक है ना? इसके बाद वहां पर कई सुधार हुए, जिसके कारण फ्रांस एक अच्छा देश बन गया, उन्नत देश बन गया। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन चलेगी। फ्रांस की क्रांति का अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा? तब फ्रांस की क्रांति हुई, इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा। जैसे अन्य देश देखे कि फ्रांस में जो राजा निरंकुश था, उसको हटा के लोगों ने गणतंत्र की स्थापना किया, लोगों को आज़ादी मिली है, लोग अब वोट डालेंगे, राजनीतिक में भाग लेंगे, जनता साधारण सब समाज में सब लोगों को बराबर अधिकार मिला है, सब लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है, शिक्षा में सुधार हुआ है, व्यापार वाणिज्य, फ्रांस कितना आगे बढ़ गया। तो दुनिया के अन्य देश में भी यही सब माइंड में आ गया कि अगर हमारे देश में भी इस तरह की भावना अगर होगी, हमारे देश में भी नया कानून बनेगा, नया राजा बनेगा, तो हम लोग भी फ्रांस की तरह उन्नत हो जाएंगे, हमें भी राजनीति में भाग लेने का अधिकार मिलेगा। नहीं, परिणाम सभी देशों में क्रांति क्या हो गई? शुरू हो गई। सब लोग अपने अपने राजा के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। कोई दिक्कत? तो मात्र 7 क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन ही थे। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई को विदा दीजिए। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।